तो हेलो डियर, तो जितने भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, खासकर जो भी हो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर में ज़्यादातर लोगों को जो है बैक लगा है, तो मैं उनके लिए आज की इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट सजेशन दूंगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या लिखना चाहिए जिससे आपको एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स आएगा। सबसे पहले मैं तो क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का दे दिया हूँ, लेकिन दूसरी चीज़ें मैं बात करूँ यहाँ पे बहुत लोग अभी भी डर रहे हैं कैसे लिखे, क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में 15 नंबर ऑब्जेक्टिव फिक्स होता है। आपको थ्योरी में ज़्यादा नहीं, आपको 40 नंबर लाना है, 75 में 40 नंबर लाना है। आप खुद सोचिए, थ्योरी में 75 में आपको 40 लाना है, 35 नंबर छोड़ देना है। आप मान के चलिए हमको पहले 40 नंबर लाना है, पहले पास करना है, उसके बाद अधिक नंबर के लिए सोचिए। क्योंकि एक बार बैक लगने के बाद व्यक्ति डर जाता है, स्टूडेंट डर जाता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ, आपको जिस भी सब्जेक्ट में बैक लगा हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, आपको थ्योरी में ओनली 75 मार्क्स का एग्जाम होगा। उसमें से ओनली आपको टारगेट 40 लेकर चलना है कि मुझे 40 नंबर लाना है। ठीक है, वैसे तो 40 से कम ही पर थ्योरी में पास है, लेकिन मैं आपको एक टारगेट लेकर चलता हूं कि आपको 40 लेकर आना है। 40 कैसे आएगा? देखिए, बहुत आसान है 40 लाना। सबसे पहले 40 में 15 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव देगा, जो बहुत ही आसान है। अब आसान कैसे है? तो ऑब्जेक्टिव्स डेली आप पढ़िए, डेली जितना हो सके नया नया ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। एक वीडियो आप डेली ऑब्जेक्टिव्स का देखें। मैं चैनल पर इतना सारा ऑब्जेक्टिव्स पिछले 8 साल का जो एग्जाम में पूछा है वो भी करा दिया हूँ। अलग अलग नए नए MSN 1, MSN 2, चाइल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मिडवाइफरी, कम्युनिटी हेल्थ, सभी का मैं ऑब्जेक्टिव्स का भयमार वीडियो चैनल पर रखा हूँ। आप जाइए, देखिए, पता चल जाएगा। तो मैं आपसे एक ही कहूँगा, पिछले 8 साल के ऑब्जेक्टिव्स को देख लीजिए, जो चैनल पर आपको मिल जाएगा और हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो पिछले 8 साल का ऑब्जेक्टिव देखिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 7 से 8 नंबर आपको पिछले 8 सालों का ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने पर ही आ जाएगा। बाकी रह गया 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स में। बाकी आप जब पढ़ेंगे नए नए क्वेश्चन, नए नए ऑब्जेक्टिव, तो ज़रूर है कि आपको 5 नंबर ज़रूर आ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है 15 में आपको ये टारगेट लेकर चलना चाहिए कि कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव सही हो जाए। कम से कम 10 से ऊपर जितना ऑब्जेक्टिव सही हो जाए आपके लिए बेनिफिट है। जो अच्छे कैंडिडेट होंगे वो तो 13-12 जरूर सही करते ही हैं, लेकिन मैं बात करूं तो कम से कम आपको 10 और 10 आराम से आ जाता है। 7 से तो 8 आपको पिछले 7-8 साल का पढ़ने से ही आ जाएगा डायरेक्टली। 2-3 नंबर आप नए पढ़े रहेंगे, उसमें से आ जाएगा, तो 10 नंबर आराम से आ जाएगा। तो आपको अब 40 में बचता कितना है? 30 नंबर। अब 30 नंबर आपको लाना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में मिलाकर। उधर मैं बात करूं तो 75 में 15 हट गया ऑब्जेक्टिव, बचा 60। अब 60 में आपको कितना करना है? 30, मात्र 50%। तो मात्र 50% अगर करना है तो कुछ क्वेश्चन उसमें से लॉन्ग का होंगे, कुछ क्वेश्चन उसमें शॉर्ट का होंगे। ठीक है, अगर मैं मानता हूं कि मैं 3 क्वेश्चन 15-15 नंबर का लॉन्ग में पूछेगा 45 नंबर, 3 क्वेश्चन शॉर्ट का रहेगा 15 नंबर, 5-5 नंबर का। अब जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, 3 लिखना जो रहता है 15 नंबर का, उसमें आपसे 4 या 5 क्वेश्चन देगा, कहेगा कोई 3 लिखे। जो 3 आपको आता है वो लिख देना है। ठीक है, 15 नंबर। लॉन्ग क्वेश्चन जो देगा 15 नंबर का एक देगा तो 3 पूछेगा, 45 नंबर। अब आपको लाना कितना है? 30 नंबर। मान गए आपका कितना भी यात्रा खराब होगा, तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो आप जरूर लिख लेंगे। 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो जरूर लिख लेंगे। मैं मानता हूं 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे 10 नंबर का, उसमें से आपको मान गए 4 नंबर काट लेगा। मैं मानता हूं, हो सकता है राइटिंग पर, थोड़ा सा कंटेंट पर 4 नंबर काट लेगा, 10 में से 6 नंबर देगा। 6 नंबर देगा तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर 3 नंबर का 3 पूछता है तो आपका कितना भी दिन तक खराब होगा, 2 क्वेश्चन तो आप उसमें से हर हाल में लिखेंगे ही लिखेंगे। तो 2 क्वेश्चन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 नंबर।
30 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया। अब इधर जो 6 नंबर का आप जो लिखे हैं सब्जेक्टिव, उसको हटा दीजिए, उसको मैनेज कर दीजिए इसमें से, क्योंकि लॉन्ग में से भी तो कटेगा ही कटेगा, हटा दीजिए। यानी आप मान लीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ 30 नंबर लिखे हैं 60 में से, और ये 60 में से 30 नंबर वो लिखते हैं जिनका बिल्कुल तैयारी नहीं है, जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, सिर्फ एग्जाम के लिए 10 से 15 दिन पढ़े हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो 30 नंबर ये हो गया उनका। 10 नंबर ऑब्जेक्टिव्स आ गया। मैंने टारगेट कितना बताया था? 75 में 40। अब आप बताइए, थोड़ा सा भी आप सिंसियर अच्छे स्टूडेंट होंगे तो आप आराम से 50 नंबर ला सकते हैं 75 नंबर्स के एग्जाम में, इंक्लूडिंग 10-15 नंबर का ऑब्जेक्टिव्स। थ्योरी से ओनली आपको 35 लाना है 60 में। अब आप कहेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन का लिखूं मैं कैसे? लॉन्ग क्वेश्चन होता नहीं है। तो सेकेंड ईयर में चाहे वो चाइल्ड हेल्थ हो या MSN हो या मेंटल हेल्थ हो, ज़्यादातर बीमारी के ऊपर आपसे पूछेगा। बीमारी में समझ लीजिए आपको क्या क्या लिखना है। पहला तो परिभाषा लिखना है, ठीक है। पहला तो परिभाषा लिखना है कि वो होता क्या है। देन कोई भी बीमारी होता है उसको हम लोग कारण ढूंढते हैं कि ये किस कारण से हुआ है, तो कौन कौन सा कारण है लिस्ट में लिख देंगे। जब कारण पता चल जाता है तो हम देखते हैं कि भाई इस बीमारी में क्या लक्षण दिख रहा है, तो लक्षण को हम लोग लिस्ट बनाते हैं। तो कारण के बाद लक्षण लिखेंगे, लक्षण के बाद हम लिखते हैं अब जांच क्या क्या चीज़ होगा, जिसको निदान बोलते हैं, डायग्नोसिस। तो अब डायग्नोसिस में ब्लड टेस्ट, एक्सरे, जैसा बीमारी वैसा टेस्ट लिख देंगे उसमें। अब जब निदान हो जाता है तो हर बीमारी का अपना जटिलता होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है कि उस बीमारी के बाद अगर आप ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं देते हैं तो क्या भयावह रूप हो सकता है। तो जटिलता में मृत्यु तक भी लिख सकते हैं। तो एक जटिलता में लिखेंगे जो उससे ऊपर लेवल चला जाता है। जटिलता के बाद आता है मैनेजमेंट, प्रबंध। अब प्रबंध में हम 3 चीज़ देखते हैं। पहला देखते हैं मेडिकल प्रबंध, जो हर एक बीमारी के लिए लागू है। दवाई तो हर एक बीमारी में चलता है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, मेडिकल प्रबंध तो चलेगा ही। तो मेडिकल प्रबंध में हम जो जो दवाइयाँ, इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन कंट्रोल करने की दवाइयाँ, दर्द है तो दर्द मैनेजमेंट की दवाइयाँ, बात समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ लिखा जाता है। हार्मोनल प्रॉब्लम है तो हार्मोन्स की दवाइयाँ जो भी होगा लिखेंगे। सूजन है तो सूजन की दवाइयाँ लिखाता है। तो ये सब मेडिकल प्रबंध। सर्जिकल प्रबंध क्या होता है? तो सर्जिकल प्रबंध हम उसी बीमारी के लिए लिखते हैं एक्चुअल में जिस बीमारी में सर्जरी होने वाला हो। अब जैसे किसी को टीबी का समस्या है तो टीबी में तो सर्जरी जरूरी नहीं होता है, सर्जरी नहीं होता है, मेडिसिन ही चलता है वहाँ पे, तो वहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट गायब हो जाएगा, ठीक है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट हम वहाँ लिखते हैं जहाँ पे सर्जरी हुआ हो या होने वाला हो पेशेंट का, बात समझ गए ना। तीसरा मैनेजमेंट, अब सर्जिकल पेशेंट में हम वो लिखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में, जैसे मान गए ट्रेकियोस्टोमी है, ट्रेकिया का सर्जरी हुआ है और एक पाइप लगा है, उसे ट्रेकियोस्टोमी बोलते हैं। तो सर्जिकल ट्रेकिया के सर्जिकल प्रबंध में क्या हो जाएगा? ट्रेकियोस्टोमी। अब ट्रेकियोस्टोमी कैसे होता है, क्या होता है, पूरा प्रोसेस लिखना पड़ता है, बात समझ गए। सर्जिकल का नाम लिखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से सर्जरी होता है, उस सर्जरी का नाम लिखते हैं, ठीक है। अब आ गया तीसरा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट भी ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए लागू होता है। जिस प्रकार से मेडिसिन हर एक बीमारी में मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट लिख सकते हैं, उसी प्रकार से नर्सिंग मैनेजमेंट भी, चाहे वो सर्जिकल पेशेंट हो या ना हो, हर एक में नर्सिंग मैनेजमेंट आप लिखते हैं। नर्स के द्वारा किया गया प्रयास, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट आप आराम से लिख सकते हैं। आप एज ए नर्स हैं, अपने को नर्स मानिए और किस बीमारी में आप क्या कर सकते हैं, बीमारी के अकॉर्डिंग नर्स का रोल होता है, बात समझ गए। अगर किसी को अस्थमा है तो उसमें क्या क्या समस्या होगा? श्वसन कष्ट, श्वसन कष्ट के लिए क्या करेंगे? ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। बहुत सारे ये होता है, फाउलर पोजीशन देंगे, तो ये सब होता है। तो आपको मैनेजमेंट कम से कम अच्छा से आप लिखते हैं तो 1 से 1.5 पेज में मैनेजमेंट जो है किसी भी बीमारी का प्रबंध ही जाता है। किसी बीमारी में डायरेक्टली पूछ देगा कि इसका मेडिकल प्रबंध और इसका नर्सिंग प्रबंध बताए, इसका सर्जिकल प्रबंध और इसका नर्सिंग प्रबंध बताए। तो किसी में डायरेक्टली प्रबंध का बता देगा कि कौन सा प्रबंध बताना है,
और किसी में जो है आपको सीधा कहेगा कि इसका प्रबंध बताए, तो फिर उसमें टोटल प्रबंध लिखना पड़ेगा। बात समझ गए? ये होता है। अब मैं आपको एज फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। टीबी, पल्मोनरी टीबी या सीधा टीबी पूछे तो टीबी क्या होता है लिख देंगे। टीबी का क्या कारण होता है, सभी कारण को लिस्ट बना के लिख देंगे। कारण के बाद टीबी में क्या लक्षण दिखेंगे, लक्षण लिख देंगे। टीबी का क्या क्या जांच होता है, एक्सरे होता है, स्पुटम जांच होता है, बात समझ गए ना, मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, ब्लड जांच होता है। तो ये सब हम लोग निदान में लिख देंगे। जटिलता में लिखेंगे, बहुत सारे जटिलता लिखेंगे और उसमें लास्ट में लिखेंगे कि मृत्यु भी हो सकता है टीबी से। तो जटिलता में लिखने के बाद अब आते हैं प्रबंध में। प्रबंध में हम जान चुके हैं कि इसमें सिर्फ मेडिकल ही होगा, तो मेडिकल प्रबंध में जो जो टीबी की दवाइयाँ हैं सब लिख देंगे। ठीक है। नर्सिंग रोल में जाएंगे तो अब चूंकि टीबी पेशेंट को क्या क्या समस्या हो सकता है, उन समस्याओं को हम लोग जो है मदद करेंगे एज ए नर्स, तो उसका प्रबंध लिखते हैं। हर एक लक्षण का प्रबंध होता है। ठीक है। दम फूल रहा है, एनीमिया है, पोषण की कमी है, स्वास्थ्य शिक्षा देना है, सबका पॉइंट बना के सब में 2-2 3-3 लाइन प्रबंध एज ए नर्स लिखते हैं। तो ये सब कुछ उपाय है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो ये सब चीज़ पूछेगा। शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्टली आपसे जो है वहाँ पे कहेगा कि इसके बारे में बताएं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है, वही सब चीज़ें होता है। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में आपसे पूछ लेगा, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों करते हैं, कब करते हैं, उसके बारे में लिखने के बाद उसका जो है हम लोग निर्देश लिखते हैं। कोई भी प्रोसीजर होता है ना, तो प्रोसीजर का निर्देश होता है और अनिर्देश होता है। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो क्यों करते हैं, कब निर्देश होता है, इंडेक्शन होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। तो जब जब एनीमिया हुआ, ठीक है ना, सीवियर हेमरेज हुआ, तो जब जब निर्देशित होगा वो निर्देश लिख देंगे। ठीक है। अनिर्देश किसको किसको बीटी नहीं कर सकते हैं, वो अनिर्देश लिख देंगे। जैसे ईसीटी है, मेंटल हेल्थ है, तो ईसीटी क्या है, एक प्रक्रिया, एक प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर के लिए कुछ मरीजों में दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। तो किसको दे सकते हैं, कब निर्देश होता है कि ईसीटी देना चाहिए, तो लिख देंगे कि हाँ ईसीटी इसी सिचुएशन में देते हैं। ईसीटी कब देते हैं, जब भयंकर पागलपन हो, भयंकर डिप्रेशन हो, मेनिया हो, सिजोफ्रेनिया हो, बाइपोलर डिसऑर्डर हो, इन सब में संकेत होता है ईसीजी देने का। बहुत ज़्यादा हिंसक मरीज हो तो उस समय ईसीटी देने का जो है किया जाता है। किसको नहीं देंगे, तो चूंकि ईसीटी इलेक्ट्रिक प्रवाह करता है, बॉडी में तेज का मूवमेंट होता है, तो जिसका फ्रैक्चर हो नहीं देंगे। जिसको आईसीपी लेवल, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हो उसको नहीं देंगे। ठीक है ना। जिसका बीपी बढ़ा हो उसको नहीं देंगे, बेहोश मरीज को नहीं देंगे। तो इन सब चीज़ों में नहीं देते हैं जो अनिर्देश होता है। ठीक है। बाकी वही है, ईसीटी कब देते हैं, ईसीटी देने से पहले नर्स की भूमिका, ईसीटी के दौरान नर्स की भूमिका, ईसीटी के बाद नर्स की भूमिका। तो ये एक्चुअली जिस प्रकार से सर्जरी में नर्स की भूमिका लिखते हैं उसी प्रकार से यहाँ भी नर्स की भूमिका लिखेंगे। नर्स की भूमिका कहीं भी पूछ ले, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लिखना रहता है। ठीक है। तो ये सब कुछ टेक्निक था जो मैंने आपको बताया, आइडिया। और बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।